आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। बट अब आपको एक भी मिनट वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि कब साइंस का पेपर आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये स्ट्रैटेजी ना आपको 95 प्लस दिलाने में हेल्प करेगी। एक्टिविटी कौन से चैप्टर से आने वाली है ये भी आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। क्यों उस चैप्टर से आएगी ये भी मैं बता दूंगा। ऐसे चार चैप्टर जिनको पढ़ के मतलब 12 MCQ उसी में से आप पूछे जाने वाले हैं इस साल के पेपर में। ऐसे 2 चैप्टर यार पढ़ोगे ना तो मतलब 20 से ज़्यादा मार्क्स आपके कवर अप हो जाने वाले हैं। इस टाइम पे यार हार्ड स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा ना तो भी इस टाइम पे आप अपने मार्क्स को 2 से 3 गुना तक इंक्रीज़ कर सकते हो सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके। यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, साथ में ये डिवाइडेड स्ट्रैटेजी है ना जिसके आगे लिखा है 3 आवर्स का पेपर 2 आवर्स में निपटा दोगे, पक्का गारंटी है। ये सुन लोगे ना तो आप भी सोचोगे हाँ भैया यार ऐसे कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हो। और हम देखते हैं साइंस की स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने बताया कि मतलब एक्टिविटी के लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी साइंस के वेटेज की बात करते हैं ना तो यहाँ पर ये थर्ड चैप्टर जो मेटल है नॉन मेटल है 10 मार्क्स का पूछे जाने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स का इसी चैप्टर से क्वेश्चंस बनने वाला है। एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आने वाला है। और जब आपके दिमाग में केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आता है ना तो मतलब यार मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो यार एक्टिविटी से पूछा जाए, क्योंकि यार इसी में केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चंस बन सकता है। जैसे कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल के ऊपर आपको एक एक्टिविटी का क्वेश्चंस दे दे, मतलब जैसे कि मेटल एक्स को आप नाइफ से कट कर सकते हो, ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए आपके सामने। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मेटल एंड नॉन मेटल की सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से कवर अप करके जाना है। उसके बाद कौन से ये चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है इसको भी काफ़ी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 9 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछे जाने वाला है। उसके बाद जो ये चैप्टर है ना लाइट एंड रिफ्लेक्शंस 10 मार्क्स का इसी चैप्टर से आने वाला है। मतलब ये 3 चैप्टर पढ़ोगे ना तो 29 मार्क्स का आपको इसी चैप्टर से आने वाला है। अब बताइए मतलब कौन से चैप्टर को मतलब स्मार्ट स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्ड स्टडी। अगर आप इन 3 चैप्टर को पढ़ के जाते हो ना तो इसी में से पास तो हो जाओगे आप, इतना तो डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ। इन 3 चैप्टर को अच्छे से करके जाओगे पास हो जाओगे। अब मैंने बोला था कि मतलब 4 ऐसे चैप्टर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो केमिकल रिएक्शंस हो चुका है, एसिड बेस हो चुका है, इनसे MCQ आने वाले, इनको बाद के लिए पढ़ने के लिए रखना है। अगर आपने पूरा साल भी मेहनत की है ना तो यार MCQ तो आप कर ही लोगे साइंस में, ये तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो गया, 3 MCQ इससे पूछे जाने वाले हैं। 3 MCQ यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट से पूछे जाने वाले हैं। अब MCQ में इन चैप्टर में ज़्यादा टाइम नहीं देना जिनसे आपको MCQ पूछे जाने वाले, क्योंकि ये तो आप मतलब कर ही लोगे। लास्ट में यार MCQ के सेट्स लगा के चले जाना, कर लोगे। अब जो बड़े बड़े चैप्टर है जैसे कि यहाँ पर लाइट एंड रिफ्लेक्शंस हो चुका है, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आएगा। नीचे यार जो लिंक दे रखा है ना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको साइंस के नोट्स मिलेंगे। उसमें यार ऐसे चैप्टर पे बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत जो मतलब इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन करके जाना, आप डेफिनेटली अच्छा फोड़ के आने वाले हो। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर को मिस नहीं करना। साथ में ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करके जाना है, ठीक है, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। अब कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, उसके बाद हो गया लाइट एंड रिफ्लेक्शंस, उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म, उसके बाद हो गया ये मेटल एंड नॉन मेटल। ये 6 चैप्टर आपको रट के जाने। ये 6 चैप्टर करके जाओगे ना तो 50 मार्क्स तो आपके यूं ही आ जाएंगे बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करें। वे ऑफ राइटिंग, ये वाला वीडियो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये देख के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे प्रेजेंटेशन करना है उससे पहले रे ऑप्टिक्स, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो रे ऑप्टिक्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना मैक्सिमम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल में आपको यार इसमें आपके मार्क्स कटे, एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट के मार्क्स कटे, तो आपको हमेशा यूनिट पे ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा यहाँ पर चेंज मिलती है। इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको डिफरेंट दे रखी होती है, आपको यूनिट पहले चेंज करनी है। 15 मिनट मिलती है, उसमें आपको ऐसे चैप्टर क्वेश्चंस देखने हैं जिनमें आपको यूनिट चेंज करनी है, वो आपको पहले उसमें टिक कर देना है ताकि आपकी यूनिट चेंज हो जाए। उसके बाद डायग्राम आपको मस्त से बना लेना है, क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ में, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मेटल एक्स को इसके साथ मिला दिया, ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस दूरी पे है, इस साइड पे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें। हमेशा ध्यान रखना अपने आंसर को पॉइंट वाइज मैनर में लिखना, क्योंकि यार एक एग्जामिनर होता है ना उसको सिर्फ 15 मिनट मिलती है आपकी कॉपी चेक करने में, और उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पैराग्राफ पढ़े। तो अगर आपने पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है ना तो आपके चांसेस फुल होते हैं कि उसमें आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है, अगर 5 मार्क्स का। अब मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ,
ठीक है। क्वेश्चंस नहीं आता उसको कैसे करना है, क्वेश्चंस नहीं आता उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ये अगर पूरे साल पढ़ा है ना तो उस क्वेश्चन को रिलेट तो कर ही सकते हो ना कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद उस कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, इसको रिलेट करने के बाद ना उस क्वेश्चन को आपको पॉइंट वाइज मैनर में नहीं लिखना, जो एग्जैक्ट आता है उसी को पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है। इस क्वेश्चंस को आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिख लेना है। अगर आपके 5 नहीं मिलेंगे तो कम से कम 3 तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही होता है बेनिफिट जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है एग्जाम में। अब मैं बताता हूँ डिवाइडेड स्ट्रैटेजी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पेपर मिले ना, आपको पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जैसे आपके हाथ में पेपर आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जैक्ट आते हैं, एग्जैक्ट का मीन्स ऐसे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन उठाया और धड़ाम से कर दिया, आपको 1 मिनट भी सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, 1 मिनट भी आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पे फट से कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उस पर 2 टिक कर लेने। जो क्वेश्चन आते तो हैं मतलब उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 2 अगर आप टिक कर लोगे ना तो भाई साहब इन दोनों को आपको 2 घंटे के अंदर अंदर निपटा देना है, ठीक है। इससे आपके पास अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते होंगे ना 4-5, उसके लिए पूरा 1 घंटा बचेगा। और एक स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास मतलब 3 घंटे होते हैं, मतलब टोटल 180 मिनट्स होती है आपको पेपर करने में, ठीक है। तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना उसको हमेशा मतलब 2 मिनट मैक्सिमम दिया करो, ठीक है। जब आप 1 घंटे के पेपर 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट दोगे ना तो मतलब 80 मार्क्स के पेपर को आपने कितनी मिनट दी, 160 मिनट। 160 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर भी आप 20 मिनट सेव कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब 3 घंटे में से 180 मिनट में से आपको 160 मिनट में ही आपका पेपर कंप्लीट करना है और 20 मिनट वो ऐसी बचानी है जिसमें आप अपना पेपर रीचेक कर सको, अपने आंसर को मिला सको। और ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट तक मोमेंट तक आपको लड़ना है जो आपको नहीं आते। अगर लास्ट मोमेंट तक मेहनत करोगे ना, जब तक आपके हाथ से एग्जामिनर कॉपी छीन नहीं लेता, आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को कर दोगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में कोई भी डाउट पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।